हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 48 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि महाराज सभी बच्चों को अपने अपने काम सौंपते हैं, साथ ही वांगई को खाने पे बुलाते हैं। अब देखते हैं आगे। सभी लोग वांगई से बहुत प्यार करते थे, खासकर महाराज। उन्होंने वांगई की प्लेट में मछली का टुकड़ा रखते हुए कहा, खाओ, तुम तो बहुत पतली हो। मिंगमिंग ने हंसते हुए कहा, पिताजी, पतली लड़कियां खूबसूरत दिखती है। कहीं आप वांगई को पड़ोसी राज्य की राजकुमारी की तरह मोटा तो नहीं बनाना चाहते, जो भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। झांशियान को तुरंत पिछले साल का लालटेन महोत्सव याद आ गया, जब पड़ोसी राज्य की एक मोटी सी राजकुमारी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। वो इस जिद पर अड़ गई थी कि वो किसी भी हालत में झांसियान से ही शादी करना चाहती है, और वो भी तुरंत। जब वो किसी भी हालत में मान ही नहीं रही थी, तब मजबूरन झांशियान को ये घोषित करना पड़ा था कि वो तब तक शादी नहीं करेगा जब तक वो 20 साल का नहीं हो जाता। तब वो बड़ी मुश्किल से मानी थी और दांत पीसते हुए कहा था कि वो अगले साल तक झांशियान का इंतज़ार करेगी। वो सारा अनुभव याद करते ही झांशियान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मैं तुमने ये बात करके मेरी भूख ही भगा दी। जब वांगई ने सुना कि कोई झांसियान से शादी करने के लिए इतना तड़प रहा है, उसे ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। उसे ऐसा लगा किसी ने खंजर से उसके दिल पर हजारों घाव किए हैं। खाते खाते ही उसके हाथ थम गए। जब झांसियान ने देखा कि वांगई बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही है, तो उसने कहा, क्या हुआ, तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आया? वांगई बस सर झुकाकर चावल की कटोरी से खेलने लगा। सिंगर उसके पास ही बैठी थी। जब उसने देखा कि वांगई का खाने में बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो उसने उसके पीठ पर थपथपाते हुए कहा, बेटा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? हम एक परिवार है। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम हमसे कह सकती हो। वांगई ने अपनी पलकें उठाई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और चेहरा भी रुआंसा हो रहा था। उसने झांसियान की तरफ देखकर कहा था, तुमने कहा था कि कोई कॉन्क्यूबाइन नहीं रखोगे। झांसियान ने अपने हाथ की चॉपस्टिक्स नीचे रखते हुए कहा, हाँ यार, मैंने सच कहा था, मैं कोई कॉन्क्यूबाइन नहीं रखूँगा। अब वांगई से रहा नहीं गया। वो रोते हुए बोला, पर वो राजकुमारी इस साल तुमसे मिलने आ रही है ना? वो तुमसे शादी करना चाहती है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मम्मा के पास जाना है। झांसियान ने वांगई के पास बैठते हुए कहा, वांगई, वो मुझे देखने ज़रूर आ रही है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए बस तुमसे ही शादी करूँगा। मिंगमिंग को एहसास हुआ कि उसका मजाक बहुत भारी पड़ रहा है, तो उसने वांगई को समझाते हुए कहा, वांगई, भाई बिल्कुल पापा की तरह है, वो किसी एक से ही शादी करेंगे। वो तुमसे प्यार करते हैं तो बस तुमसे ही शादी करेंगे, वो किसी और की तरफ देखेंगे भी नहीं। अब वांगई ने भी झांसियान की तरफ देखकर कहा, मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे लिए फिर से लड़ सकती हूँ। महाराज उन दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, वांगई, यह हमारी बहुत पुरानी परंपरा है कि लालटेन महोत्सव में लोग जोड़े तय करते हैं, शादियाँ तय करते हैं। जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, आपको वहाँ पर उम्मीदवार माना जाता है। जिस तरह से राजकुमार के लिए लड़कियों के रिश्ते आएंगे, वैसे ही तुम्हारे लिए भी आएंगे, क्योंकि अभी तक तुम्हारी भी शादी नहीं हुई है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी तय हुई है या नहीं। जब तक तुम शादीशुदा नहीं हो, तुम उम्मीदवार ही गिने जाओगे। तुम दोनों को अपने प्यार के लिए फिर से एक बार लड़ना होगा, क्योंकि ऐसे लोग अकल से पैदल होते हैं। उनका विरोध करना बेवजह के युद्ध का कारण बन सकता है। मुझे भाग्य, नियति और तुम दोनों की क्षमता पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है तुम दोनों कभी मेरी नज़रें झुकने नहीं दोगे। फिर वो झांसियान की तरफ मुड़कर बोले, तुम्हें भी वांगई के लिए लड़ना होगा। क्या वांगई इस काबिल नहीं है कि कोई उसके लिए लड़े? चारों बच्चे तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हाँ पिताजी, हम अपने प्यार को कभी नहीं हारने देंगे। महाराज ने एक और मछली का टुकड़ा वांगई की प्लेट में रखते हुए कहा, वांगई, अगली बार जब तुम्हें दुख हो तो तुम सीधा हमारे पास आ जाना, ऐसे अकेले रोते मत रहना। वांगई ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। फिर सभी हंसते मुस्कुराते खाना खाने लगे, क्योंकि अगला दिन सबके लिए काफ़ी व्यस्त होने वाला था, खास करके वांगई के लिए। उसे कॉन्क्यूबाइन शिंगर के लिए काढ़ा जो तैयार करना था। उसने नाश्ता करते ही जिंगी से कहा, जिंगी, मैं चिकित्सा कक्ष में जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, जिंगी ने कहा।
तभी एक दासी ने आकर सूचना दी कि राजकुमारी मिंग पधार चुकी है। मिंग अपने साथ कई सारी दासियों को लेकर आई थी। उन्होंने हमेशा की तरह हानफू नहीं बल्कि पैंट्स पहनी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सिपाही है। मिंग ने आते ही उन्हें महल के चारों तरफ फैला दिया और वो खुद वांगई के चिकित्सा कक्ष में चली गई। वांगई उसे प्रणाम करने के लिए उठे। इससे पहले ही मिंग ने कह दिया, वांगई, मैंने कहा है ना हम दोनों दोस्त थे, तो फिर से प्रणाम मत करने लग जाना। वांगई ने हंसते हुए कहा, मैं तो अपने काढ़े की औषधि लेने के लिए उठ रही थी। मिंग ने उसे जीभ दिखाकर चिढ़ाया और फिर दोनों हंसने लगे। वांगई कुछ औषधि एक दूसरे में मिला रहा था। उसने कहा, इसे असर करने में आधा घंटा लगेगा। मिंग वांगई के पास ही बैठी एक बोल में कुछ औषधि पीसने में उसे मदद कर रही थी। तभी उसने कहा, वांगई, तुम्हारे भाई की भी शादी की उम्र हो गई है। मिंग की बात सुनकर वांगई को बहुत हंसी आ गई, लेकिन वो अपनी हंसी दबाते हुए बोला, राजकुमारी, आपने कुछ कहा? माफ़ कीजिए, मैंने सुना नहीं। मिंग को पता था वांगई जानबूझकर ये सब कर रही है। उसने कहा, तुम्हें हर वक्त उस औषधि की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुमने सुना है। जवाब देना है तो दो, वरना डूब मरो। अब जाकर मुझे याद आया, कोई मेरे हैंडसम भाई लान सिचेन के बारे में बात कर रहा था, है ना? वांगई ने जानबूझकर हैंडसम शब्द पर जोर देते हुए कहा। खड़ूस कहीं की। मिंग और कुछ बोल ही नहीं पाई। एक तो वो सिचेन के ख्याल से ही शर्मा गई थी और दूसरी बात वांगई उसके मज़े ले रही थी। तुम्हें पता है मेरा भाई अपने काम से कितना प्यार करता है, इसलिए मुझे उसके लिए कोई खास लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो उसके काम की कद्र करती हो। मैं तो सोच कर ही परेशान होती हूँ, कौन सी लड़की उसके लिए अच्छी होगी। वैसे भी लालटेन महोत्सव में उसके लिए कई सारे रिश्ते आएंगे। वांगई ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। तो मिंग ने कहा, तुम्हारे माता पिता को छोड़कर तुम अपने भाई के लिए लड़की क्यों ढूंढने लगी? ये तो उनका काम है ना। मेरे माता पिता को बहुत अच्छे से पता है मेरे पत्थर दिल भाई को कोई भी लड़की ऐसे तो पसंद करने से रही, इसलिए उसके लिए मैं ही लड़की ढूंढने वाली हूँ। वांगई ने कहा, मुझे उसकी पसंद नापसंद बहुत अच्छे से पता है। वैसे भी मैं उसकी शादी अच्छी लड़की देखकर ही करूँगी ना कि कोई ऐसी लड़की जो उसे देखकर भाग जाए। वैसे तुम्हारा भाई इतना अच्छा तो दिखता है। अगर तुमने शादी की बात छेड़ी तो कई सारी युवतियाँ उससे शादी करना चाहेंगी। मिंग ने कहा। वांगई भी मरे हुए सांप को फिर से एक बार मार रहा था। उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि मिंग लान सिचेन को पसंद करती है, लेकिन फिर भी वो उसे चिढ़ा रहा था। उसके मुंह से उगलवाना चाहता था कि वो लान सिचेन से कितना प्यार करती है, लेकिन राजकुमारी ज़्यादा चिढ़ ना जाए इसलिए उसने सीधे सीधे पूछ लिया, क्या तुम मेरे भाई को पसंद करती हो? अब तक तो मिंग पूरी तरह से शर्मा चुकी थी। उसने सर झुकाकर कहा, हाँ थोड़ा सा। हाँ तो फिर ठीक है, मैं अपने भाई के लिए एक बहुत सुंदर युवती ढूंढूंगी जो उससे बहुत सारा प्यार करती होगी। वांगई ने कहा। तो मिंग ने कहा, क्यों? तो वांगई ने कहा, क्या क्यों? मिंग ने कहा, तुम अपने भाई के लिए दूसरी युवती क्यों ढूंढूंगी जब मैं उससे प्यार करती हूँ? तो वांगई ने कहा, मैं उसके लिए ऐसी युवती ढूंढूंगी जो उसे थोड़ा सा नहीं बहुत सारा प्यार करती हो। और वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो राजकुमारी हो। मेरे भाई से शादी करने के बाद तुमने दोबारा कॉन्क्यूबाइन रख ली तो? वांगई की बातें सुनकर मिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम तो आज बचोगी नहीं, कहते हुए मिंग वांगई की तरफ दौड़ी। वांगई भी तुरंत खड़ा हो गया और आगे भागने लगा। वांगई जीभ दिखाकर हंसते हुए बोला, पकड़ सकती हो तो पकड़ के दिखाओ। भागता हुआ जाकर वांगई झांशियान से टकराया जो अभी अभी दरवाजे पर आया था। मिंग उसे ज़ोर से खींचते हुए बोली, इधर आओ तुम्हें तो मैं आज देखती हूँ। झांशियान बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा था और वांगई उसके पीछे छुप रहा था। इधर से उधर चक्कर लगा रहा था ताकि मिंग के हाथ ना आए। जब मिंग उसे पकड़ नहीं पाई तो वो थक हार कर शांत हो गई। वांगई ने कहा, मुझे खींचोगी तो नहीं? तो मिंग ने कहा, हाँ बाबा, नहीं खींचूंगी। वांगई झांशियान की तरफ मुड़कर बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हो? झांशियान ने कहा, मैं तो बस देखने आया था कि तुम्हारा काढ़ा बनकर तैयार हुआ या नहीं। ये तो सरासर झूठ था, क्योंकि झांशियान यहाँ इसलिए आया था कि वो वांगई को बहुत याद कर रहा था। मिंग के पास बदला लेने का बहुत अच्छा मौका था। वांगई ना सही, झांशियान ही सही। उसने झांशियान की तरफ देखते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हो।
देखो आपके कान कितने लाल हो चुके हैं, आप ज़रूर यहाँ पर साउजी को देखने के लिए आए हो। अब वांगई झांशियान की तरफ मुड़कर बोला, क्या आप मुझे देखने आए हो? मिंगमिंग की बातों से झांशियान पहले ही शर्मा गया था। उसका जवाब आया। देखा, मैंने कहा था ना वो तुम्हें देखने आया है। कहते हुए मिंगमिंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वांगई से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मिंगमिंग को चुप कराने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। उसने कहा, अब तुम्हें वो आकर्षक लड़का नहीं चाहिए? आकर्षक लड़का? जैसे ही झांशियान ने सुना उसने पूछा, आकर्षक लड़का? कौन आकर्षक लड़का? वांगई ने कहा, मेरा आकर्षक भाई लान सिचेन। झांशियान तुरंत समझ गया कि वांगई और मिंगमिंग किस बात पर लड़ रहे हैं। मिंगमिंग तो इतनी ज़्यादा शर्मा गई कि वहाँ से भागने चली थी, लेकिन झांशियान ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपने सामने लेते हुए बोला, तो तुम चाहती हो कि वांगई और तुम्हारे भाई तुम्हारी मदद करे? हाँ या ना? इस साल तो पक्का तुम किसी न किसी के तो गले पड़ने ही वाली हो। पिताजी इस बात का खास ख्याल रखेंगे। झांशियान भी अब इस खेल में शामिल हो गया। मिंगमिंग शांत हो गई। उसने अपना सर झुका लिया तो वांगई उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोला, चिंता मत करो, मेरा भाई बहुत अच्छा है। और पता है, उसके कान भी लाल हुए थे जब उसने तुम्हें देखा था। वांगई तभी जोर से चिल्लाया, अरे मेरी औषधि! जैसे ही वांगई ने औषधि को देखा वो जोर जोर से चिल्लाया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मैंने कॉन्क्यूबाइन शिंगर के लिए इलाज ढूंढ लिया। वो बंदर की तरह उछलते कूदते हुए सीधा झांशियान के ऊपर आ गया। झांशियान पहले इस झटके से उभरे कि उसकी माँ की औषधि तैयार हो गई है, उससे पहले वांगई ने उसे दूसरा झटका दे दिया। गिरने की डर से झांशियान के हाथों ने अपने आप ही वांगई को कसकर पकड़ लिया। जब मिंगमिंग होश में आई, उसने देखा कि वांगई उसके भाई के पीठ पर है और उसका भाई मुस्कुरा रहा है। मिंगमिंग की मानो तो अभी उसका भाई बहुत बेवकूफ़ दिख रहा था। उसने वांगई से पूछा, वांगई तुम ठीक तो हो ना? मेरे भाई तो ऐसे हंस रहे हैं जैसे पागल हो गए हैं। फिर वो अपने आप को संभालते हुए बोली, वांगई शायद मेरे भाई ने तुम्हें पकड़ रखा है। उस ज़माने में कोई भी लड़की किसी भी लड़के को ऐसे ही छू नहीं सकती थी। मिंगमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगई को कैसे अपने भाई से दूर करे, इसलिए उसने ये कहा कि शायद झांशियान ने वांगई को पकड़ रखा है। वैसे भी ये वांगई की इज्जत का सवाल था। अगर वो कहती कि वांगई उसके भाई के ऊपर कूद गई है तो सीधा सीधा वांगई के परवरिश पर उंगली उठाने जैसा होता। वांगई तुरंत नीचे आ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा बदन तप रहा है। वो मिंगमिंग के बोलने का अर्थ समझ गया था। वो अजाने अनजाने झांशियान पर कूद गया था। नीचे आकर गला साफ करते हुए वो बोला, मैं भूल गई थी, मुझे ऐसा लगा मैं माँ के गले लग रही हूँ। नहीं, बाबा के नहीं, मतलब सिचेन के। मुझे नहीं पता। वांगई ने शर्मा कर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। इसका मतलब तुम जब बहुत खुश हो जाती हो तो तुम अपनी माँ के पीठ पर कूदती हो या फिर अपने भाई को एक लड़की समझती हो? मिंगमिंग उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जो वांगई ने कहा था उसमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं था। वो अपने हिसाब से उसका अर्थ लगा रही थी। तब तक झांशियान भी होश में आ चुका था। उसने वांगई से कहा, वांगई ज़्यादा परेशान मत हो, क्या तुम्हारा काढ़ा बनकर तैयार हो गया? वांगई अभी भी इस खतरनाक शर्मिंदगी से खुद को उभारने की कोशिश कर रहा था। वो सिर झुकाकर बोला, मैं अभी जाकर कॉन्क्यूबाइन शिंगर के लिए औषधि लेकर आती हूँ। फिर उसने वो सारी औषधि छानकर एक बोतल में भर ली। वांगई पूरे ध्यान से अपना काम कर रहा था। तब तक वहाँ का वातावरण भी सहज हो चुका था। चलो हम इसे कॉन्क्यूबाइन शिंगर के पास ले चलते हैं, वांगई ने कहा। झांशियान बोला, चलो मैं तुम दोनों को माँ के महल में ले चलता हूँ। उन सब की बातें सुनकर जिंगी को पहले ही पता चल गया था कि काढ़ा बनकर तैयार है, तो वो सारी नौकरानियों को अपने साथ लेकर आया। अब झांशियान, मिंगमिंग, वांगई, जिंगी और सारी नौकरानियाँ कॉन्क्यूबाइन शिंगर के महल के लिए निकली। वांगई ने कहा, हर 200 मीटर पर एक दासी को खड़ा कर दो, हम ऐसा दिखाएंगे जैसे हम हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं। झांशियान अपनी होने वाली पत्नी की चतुराई पर फिर से एक बार मुग्ध हो गया। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वांगई का अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। थोड़ी देर बाद उन्हें छज्जे पर बैठे युवराज चाय पीते हुए दिखाई दिए। युवराज ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे जो अपने महल
और रुतबे को छोड़कर ऐसे ही आंगन में बैठे चाय पिए। उनके लिए तो बस दो ही चीज़ें मायने रखती थी, सत्ता और ताकत। मिंगमिंग को तो युवराज का चेहरा देखना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। उसने तुरंत अपने पीछे की दासियों को आदेश दिया, अपना रास्ता बदलो। झांशियान ने कहा, नहीं, हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, ऐसा दिखाएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। झांशियान के कहे अनुसार झांशियान, वांगई, मिंगमिंग और जिंगई ऐसे ही शांति से आगे बढ़ने लगे। जैसे वो युवराज के सामने आए, युवराज ने कहा, आह, कितने भाग्य की बात है भाई, तुम्हारे साथ साथ मिंगमिंग और तुम्हारी होने वाली पत्नी से भी मेरा मिलना हो रहा है। झांशियान सहित सभी ने झुककर युवराज को प्रणाम किया। युवराज की गंदी नज़रें फिर से एक बार वांगई को सर से लेकर पांव तक घूर रही थी। वैसे तो युवराज चाय पी रहा था, लेकिन अब चाय के साथ साथ उसकी लार भी उसमें घुलने लगी थी। उसके दिमाग ने फिर से एक बार एक ही मंत्र जपना शुरू किया, ये मुझे चाहिए, बस मुझे महाराज बनने दो, मैं इसे पाकर ही रहूँगा। तभी उसकी नज़रें अपने भाई पर गई। उसने कहा, तीसरे भाई, कहाँ थे तुम इतने दिन से, मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा नहीं। तो झांशियान ज़रा सा खांसते हुए बोला, वो दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। झांशियान अपने भाई के लिए चिंता जताते हुए बोला, अच्छा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? झांशियान ने कहा, हाँ, मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, इसलिए मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ। वैसे युवराज को झांशियान की बातों पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन उन्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था झांशियान क्या कर रहा है और क्या नहीं। वो वांगई की तरफ अब भी घूरे जा रहा था। उसने वांगई से पूछा, लान राजकुमारी, आपको महल की ज़िंदगी पसंद तो आ रही है ना? वांगई को राजकुमार का ऐसे घूरना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो उसे सीधे मुंह मना नहीं कर सकता था। और वैसे भी युवराज के साथ बात करना अब वो सीख गया था। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाते बनाते मैं तो ये भूल ही गई कि मुझे इसे ख़त्म भी करना है और आज के सवाल पे भी ध्यान देना है। तो आज का सवाल है, नंदिनी महातो जी पूछती है कि अंशिका को क्या मैं जानती हूँ? तो हाँ, अंशिका को मैं जानती हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और क्या मैं उनके इनोसेंट सेक्रेटरी को शेयर करूँगी? तो 200% मैं माय इनोसेंट सेक्रेटरी को बहुत ही जल्द लेकर आ रही हूँ। बहुत ही जल्द मतलब बस 2-3 महीने बाद। और माय इनोसेंट सेक्रेटरी इतनी इनोसेंट है कि उसमें आपको PhD लेवल का सेक्स एजुकेशन मिलेगा, और वो भी अंशी के अंदाज में। तो चलिए फिर फटाफट से इस कहानी को ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।